तो आज की इस वाली वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं डेटा साइंस मास्टरी कोर्स, जिसके अंदर हम डेटा साइंस को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे होंगे। सारी चीज़ों के बारे में जानने होंगे, लाइक नमपाई क्या होता है, पांडास क्या होता है, साइकिट-लेन क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, हम इन चीज़ों को क्यों यूज़ कर रहे हैं, एनाकोंडा क्या होता है, मिनीकोंडा क्या होता है, इनके बीच क्या-क्या डिफरेंस है। हम ऐसी बेसिक चीज़ों से लेके एडवांस लेवल तक की डेटा साइंस को इस चैनल पे, इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रहने वाला है ये कोर्स। अगर आपको 1% भी डेटा साइंस के बारे में आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो से हम इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डेटा साइंस एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और वीडियो देखते हुए नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी नोट्स होंगे लेक्चर वाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेक्चर देखते हुए आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए चीज़ों को ग्रास्प करने में, नई-नई चीज़ों को सीखने में, और जो मैं सिखाना चाहता हूँ उसको समझने में। यही आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए। बाद में आप नोट्स को पढ़ लेना। एंड या चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे-जैसे कोर्स के अंदर वीडियोज़ आती जाएँ, आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन पहुँचती जाएँ और आप फ़ॉलो अप कर पाओ। बिल्कुल भी कोर्स को पीछे ना छोड़ो। सो या इसके साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए आज का कोर्स। सो या ये है डेटा साइंस मास्टरी कोर्स। एंड पहला सवाल यही उठता है कि व्हाट इज़ डेटा साइंस? माना तुम लोगों को पता होगा डेटा साइंस क्या है, इसलिए तुमने इस कोर्स के ऊपर क्लिक करा और सर्च किया होगा कि डेटा साइंस के बारे में तुम्हें कोई कोर्स मिल जाए। लेकिन फिर भी हम बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। सो या व्हाट इज़ डेटा साइंस? पहला सवाल यही आता है हम लोगों का कि डेटा साइंस है क्या? सो डेटा साइंस जो है वो 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं और कुछ नहीं होता। लाइक फर्स्ट होता है कलेक्टिंग द डेटा, सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा क्लीनिंग क्लीनिंग डेटा, थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा एनालाइजिंग द डेटा, एंड द लास्ट स्टेप डू समथिंग। डू समथिंग, और आई कैन से एक्सट्रैक्टिंग द इनसाइट्स। तो या ये 4 ओवरऑल स्टेप्स हैं जो हम डेटा साइंस के अंदर कर रहे होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हर एक पार्ट का क्या मतलब है, हम उसे क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। सो पहले हम बात करने वाले हैं कलेक्टिंग द डेटा के बारे में। सबसे पहला पार्ट ही होने वाला हमारा कलेक्टिंग द डेटा। डेटा कलेक्टिंग, इस टर्म से तुम क्या समझ रहे हो? सिंपली हम डेटा को कहीं न कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं। पूरी डेटा साइंस डेटा के ऊपर बेस्ड है, तो हमें डेटा तो चाहिए होगा ना, उस डेटा को हम कहीं न कहीं से लाके कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि डेटा को हम कलेक्ट कर कहाँ से रहे हैं? क्या सोर्स होने वाला है इस डेटा को कलेक्ट करने का? सो इसका मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। लाइक पहले के ज़माने में हम बात करते हैं जब सन 2000 के टाइम पे, तब वहाँ पे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का क्रेज़ नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से डेटा भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। क्योंकि आजकल ज़्यादातर डेटा कहाँ है? सोशल मीडियाज़ पर, वेबसाइट्स पर। तब लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे और इनका यूज़ नहीं करते थे। तब क्या होता था, हम डेटा को मैनुअली मैनुअली भी क्या कर सकते थे, लिख सकते थे, स्टोर कर सकते थे। यहाँ पे जॉब्स हुआ करती थी, अब भी होती है लेकिन बहुत कम। लेकिन जॉब्स हुआ करती थी पर्टिकुलर, जहाँ पे बंदों को बैठ के 8-8 घंटे सिर्फ़ यूज़र्स के, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके डेटा को लेके आना होता था और उसको स्टोर करना होता था। एक्सेल शीट्स में बड़ी-बड़ी एक्सेल शीट्स बनानी पड़ती थी, मेंटेन करनी पड़ती थी, ताकि उनके यूज़र का डाटा उनके पास रहे। सब कुछ डिटेल कि यूज़र कब आया, यूज़र कब क्रिएट करा, यूज़र ने क्या-क्या एक्टिविटी करी उनके प्लेटफ़ॉर्म पर, एंड ऑल द थिंग्स। बट 2025, 25 साल बाद हम आज की बात करें तो क्या ये पॉसिबल है? बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ लाइक मेटा, गूगल, क्या ये अपने डेटा को मैनुअली लिख सक इनका इतना बड़ा यूज़र बेस है। डू यू इमेजिन मैनुअली इस डेटा को लिखना, और दिन के करोड़ों नए ईमेल्स तो क्रिएट हो जाते होंगे भाई गूगल क्रोम पे। उसको कहाँ लिखता फिरेगा एक पर्टिकुलर बंदा? तो हम लोग क्या यूज़ करने लगे तब से? डेटाबेसेस एंड ओआरएम्स। अब ये ओ आप पूछोगे भैया ये ओआरएम क्या होता है? सो ये वैसे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ऐसा मान लो, यहाँ पे हम बार-बार डेटा को लिख रहे थे ना खुद से मैनुअली, ऐसा मान लो एक बंदा है, क्या है? एक मैन है, एक आदमी है जो कि मशीन बन चुका है। क्या बन चुका है ये? ये बन चुका है भाई मशीन। अब ये मशीन बन चुका है और इसका काम पता है क्या है? ये क्या करता है, जो भी डेटा आता है, उस डेटा को एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करा देता है। क्या करा देता है? इस जो भी डेटा इसको दिया जाता है, उसको क्या करा देता है? एक डेटाबेस के अंदर ये उसे स्टोर करा देता है। जैसे मान लो, ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया था? ओआरएम या ओआरडीएम।
ये ओआरएम या ओडीएम यही होता है जिसका हम यूज़ अपने कोड बेस में कर रहे होते हैं, जो भी हम वेबसाइट या ऐप बना रहे होते हैं, उसके कोड में हम इसको इंस्टॉल करके इसका यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, डेटा को स्टोर करा सकें डेटाबेस के अंदर। ये वैसे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एकदम बेसिक नॉलेज के लिए एकदम सब कुछ बताने वाला हूँ। सो या हम क्या करा सकें, डेटा को स्टोर इन डेटाबेस। अब भैया आप पूछोगे डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली कुछ नहीं है, ऑनलाइन एक तरीके से ऐसा मान लो हम ऑटोमेटिकली उस एक्सेल शीट को ही बना रहे हैं। जो डेटाबेस भी 2 तरीके के होते हैं, लेकिन हम इतना डीप नहीं जाने वाले। सिंपल फॉर्म में बताऊँ तो जो एक्सेल शीट हम बैठ के मैनुअली बना रहे थे, अब जो डेटाबेस नाम की चीज़ है, ये हमारे लिए वो बनाएगी किसकी रिक्वेस्ट पर? ओआरएम या ओडीएम की रिक्वेस्ट पर। जब हमारे कोड से ओआरएम या ओडीएम उस डेटा को फ्रंट एंड से या फिर जो यूज़र इनपुट है उससे लेके फेच करके सेंड करेगा बैकएंड पे उस ऐप की, तो क्या होगा, ये डेटा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? डेटाबेस में। डेटाबेस क्या है? मैंने बताया, ऐसा मान लीजिए कोई बैठा है जो हमारे कहने पर बस हमारे लिए उस डेटा को स्टोर कर लेगा अपने अंदर, और जब हम चाहेंगे हमें वापस दे देगा। यही होता है डेटाबेस। आजकल मॉडर्न में क्या है, यही होता है डेटा को स्टोर करने का। तो हम कहाँ से डेटा लेते हैं? हम ऐसी जगह से ही डेटा लेते हैं। इस डेटा लेने के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे एक तरीका और होता है जिसे हम कहते हैं वेब स्क्रैपिंग, जिसके अंदर हम पूरी-पूरी वेबसाइट्स को ही स्क्रैप्ड कर देते हैं। मतलब पूरी-पूरी वेबसाइट के डेटा को ही चुरा लेते हैं भाई, एक तरीके से कह सकता हूँ चुरा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं होता है। कुछ वेबसाइट्स हाँ, हमें अलाउ करती है कि उनके डेटा को, हम उनकी एचटीएमएल को, उनकी सोर्स पेज के कोड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। लेकिन ये ज़्यादातर नहीं होता है, ज़्यादातर वेबसाइट ये हमें अलाउ नहीं करती बिकॉज़ ऑफ सम लीगल कंस्ट्रेंट्स। तो ये क्या होता है? मैनी ऑफ द टाइम इल्लीगल। यस, इट कैन बी इल्लीगल मैनी ऑफ द टाइम। ओके? सो या तो हमें ऐसा काम करना नहीं है, हम लीगल काम करेंगे। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, आप लोगों को समझाऊँगा कि कैसे आप वेब स्क्रैपिंग का एक टेस्ट ले सकते हैं। इसके लिए भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स एंड प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो हमें अलाउ करते हैं हम उनके वेब को स्क्रैप करें और अपना जो भी प्रोजेक्ट है या हम जो भी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, वो ले सकें। सो या ये 2 मेन वे बताए मैंने आपको डेटा को कलेक्ट करने के। ऐसे मल्टीपल्स वेज़ और भी होते हैं, जो कि हम आते-आते धीरे-धीरे ट्यूटोरियल्स जैसे बढ़ते जाएँगे, जैसे-जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, हम उन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो ये हो गया स्टेप 1। अब हम चलते हैं स्टेप 2 के बारे में। हमने क्या करा, डेटा को कलेक्ट किया। अब पूछो भैया डेटा क्लीन क्लीन क्या करना? डेटा तो आया, स्टोर करा। कोई डेटा नाली नदियों से बह के थोड़ी आ रहा है डेटा, जो कि वो गंदा हो गया है, अब हमें उसे क्लीन करना पड़ेगा। सो व्हाई द स्टेप डेटा क्लीनिंग, क्लीनिंग द डेटा, ये भी भाई वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्टेप होने वाला है। सो इसके बारे में बात करते हैं अपन लोग कि क्लीनिंग द डेटा होता क्या है आखिरकार। मान लो जब डेटा हमारे पास आया, ये डेटा जो कि हमने डेटाबेस से लिया, तो क्या मशीन से गलतियाँ नहीं हो सकती? हो सकती हैं। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर यूज़र के डेटा में उसका नेम ही ना इंसर्ट हुआ हो, कहीं पे उसका मोबाइल नंबर इंसर्ट ना हुआ हो, या कहीं पे उसकी एज इंसर्टेड नहीं हो, तो क्या वो डेटा कंप्लीट है? आई डोंट थिंक सो। वो एक इनकम्प्लीट डेटा है, जिसका हम यूज़ अगर अपने डेटा साइंस के लिए करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे या आगे बढ़ेंगे उस डेटा को लेके, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो वो डेटा क्या कर सकता है, हमारे आने वाले स्टेप्स को करप्ट कर सकता है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये बिल्कुल भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इन तरीके की जो एनोमलीज़ होती हैं, लाइक मिसिंग डिटेल्स, क्या? मिसिंग डिटेल्स हो सकती है, रॉन्ग नेम हो सकते हैं, रॉन्ग वैल्यूज़, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है बंदे का, एज हो सकती है, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट सैलरी भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मिसिंग भी हो सकती हैं। तो ये सब क्या है? ये एक गार्बेज डेटा ही तो है हमारे लिए, जिसका हमें कोई भी यूज़ नहीं है। जब डेटा को हम क्लीन नहीं करते हैं, जब वो डेटा क्लीन नहीं हुआ होता, उससे पहले उस डेटा को हम कहते हैं डंप डेटा। तो बोले डंप डेटा, और जब उसको हम क्लीन कर लेते हैं तो वो कहते हैं क्लीन डेटा हो जाता है, जिसके बाद हम उसके ऊपर आगे एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। सो या तुम समझ गए होगे किस लिए हम डेटा को क्लीन करते हैं। दिस इज द थिंग व्हाई वी क्लीन द डेटा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एनोमलीज हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, जो कि आगे जाके हमें। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेप, एनालाइजिंग द डेटा। व्हाट डू आई मीन बाई एनालाइजिंग? भाई तुमने क्या करा, डेटा कलेक्ट किया, क्या किया, कलेक्ट कलेक्ट कर लिया, देन हो गया। और क्या करा तुमने? तुमने क्या करा, डेटा को क्लीन भी कर लिया। भैया मैंने सारा डेटा क्लीन कर दिया, एकदम चमचमा रहा भाई,
बहुत बेहतरीन तरीके से डेटा क्लीन भी कर लिया। अब अगला स्टेप क्या बोल रहा हूँ मैं, अगला क्या करा? अब डेटा को भाई लाए हो, किसी चीज़ को तुम लाए हो, कहीं से ढूँढ के उसको साफ़ किया, क्यों किया? उसका कोई यूज़ ही तो करने के लिए किया है। लेकिन यूज़ करने से क्या पड़ना पड़ेगा हमें? यूज़ जैसे मान लो हम पहले दिन गए, हमने एक साइकिल खरीदी, हम साइकिल को लेके आए। क्या हम पहले दिन से उस साइकिल को चलाना सीख जाएँगे? मुझे तो नहीं लगता हम सीख जाएँगे। हम क्या करेंगे, उस साइकिल का देखभाल करेंगे, उसको कलेक्ट करके पहले लेके आएँगे दुकान से, फिर उसके बाद उसे साफ-सुथरा करेंगे भाई, धो-पोंछ के एकदम मस्त करके रखेंगे, कोई नई-नई साइकिल होगी ना हमारी। और फिर क्या करेंगे, हम एनालाइज़ करेंगे कि कैसे उस साइकिल को मैं चला सकता हूँ। भाई मैं इधर पैडल पे पैर रखूँ, इधर पैडल पे पैर रखूँ, कैसे उसका बैलेंस बनाऊँ, इन सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। सो ये क्या है, ये भी तो हम यही कर रहे हैं, हम डेटा को लेके आ गए, हमने उसको साफ कर लिया, अब हम उसको एनालाइज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम उसको एनालाइज़ करेंगे, किस टाइप का डेटा है, हम उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, हम उसके अंदर क्या-क्या की इनसाइट्स हैं जिसे हम फेच कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। सो यहाँ पे एक वर्ड आया जो कि मैंने यूज़ किया होगा, की इनसाइट ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है लोगों को कि की इनसाइट आखिरकार किस तरीके की इनसाइट की बात कर रहा है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। मान लो एक शॉप है, नॉर्मल शॉप है, नॉर्मल जो हमारे यहाँ शॉप होती है, जैसे मान लो भाई जिसके हम डेली बेसिस का, डेली यूज़ेज़ का सामान ले सकें, डेली यूज़ेज़ वाली शॉप है। उसके शॉप ओनर क्या करता है, सारे डेटा को, जो भी उसके कस्टमर्स का डेटा है, उनको एक जगह इकट्ठा करके रखता है। हमेशा उसको सँभाल के रखता है, लेकिन उसको ना उसके एनालाइज़ करना नहीं आता, तो उसने क्या करा, एक डेटा साइंटिस्ट को हायर करा और उसको वो डेटा दे दिया। उसने क्या करा, उसने एक डेटा हायर करा, क्या करा? डेटा साइंटिस्ट। उसने एक डेटा साइंटिस्ट को हायर करा और उसको वो सारा डेटा दे दिया। अब वो डेटा साइंटिस्ट पता है यहाँ पे क्या करेगा? इस डेटा को उसने पढ़ा और उसके अंदर उसे 2 यूज़र मिले, यूज़र ए एंड यूज़र बी। अब यूज़र ए था और एक यूज़र बी था। अब उसने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो यूज़र ए है, ये आता तो डेली है। ये कब आता है? भाई 7 डेज़ इन अ वीक आता है। भाई 7 डेज़ इन अ वीक, मतलब हर दिन आता है भाई, बिल्कुल। बिल्कुल, ये बंदा एक भी दिन की छुट्टी नहीं करता भाई, हर दिन दुकान पे पहुँच जाता है। इतना तो ये नौकरी पे नहीं जाता जितना ये दुकान पे आता है। लेकिन एक बंदा, वो मंथ में सिर्फ़ कितनी बार आता है? 4 बार आता है। 4 टाइम्स इन अ मंथ। लेकिन भाई जो इसकी परचेसिंग पावर है वो कितनी है? मान लो भाई ये जब भी आता है, ये ₹10 का सामान खरीदता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹10 का। लेकिन जब ये वाला बंदा आता है हमारा, 4 पार्ट जो आता है महीने में, ये जब भी आता है कम से कम 10,000 का सामान खरीदता है। भाई इसका बहुत बड़ा खानदान है। मत पूछना 10,000 का क्या ग्रोसरीज़ खरीद रहा है। भाई बहुत बड़ा है, 100 लोगों का परिवार है इसका। 10,000 का ग्रोसरीज़ खरीद रहा है। तो जो ₹10 खरीदता है भाई, इसकी तुम कितना वैल्यूएबल है? हमारी बिज़नेस से देखा थोड़ा बहुत तो है, लेकिन कितना? भाई 10 इंटू 10 इंटू 30, 30 डेज़ इन मंथ, भाई ₹300 के लिए वैल्यूएबल है। बस ये हमें कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हमारा? ₹300 का। लेकिन ये 10 के वाला जो बंदा, अगर हम देखें, आता तो 4 बार है, लेकिन 10 के इंटू 4 टाइम्स इन अ मंथ क्या होता है भाई? 40 के, ₹40,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अकेला बंदा। तो जो शॉपकीपर है, हम उसको इनसाइट देंगे और वो क्या नोटिस करेगा कि वो इस वाले यूज़र ए पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था एज़ कम्पेयर टू यूज़र बी। अगर उसके पास कोई महँगी स्कीम है, कोई डिस्काउंट ऑफ़र है, तो वो सबसे पहले आप किससे ऑफ़र करना प्रेफ़र करेगा? यूज़र बी, क्योंकि इसकी जो परचेसिंग पावर है वो यूज़र ए से ज़्यादा है, और हो सकता है कि इन सारी बातों में आके शॉपकीपर की वो इस डिस्काउंट का यूज़ कर भी ले, और क्या पता वो अब की बात 10,000 की जगह 14,000 की शॉपिंग कर ले। और 14,000 की शॉपिंग करती क्या होगा? ओवरऑल शॉप का रेवेन्यू बढ़ेगा, और हमने क्या किया? हमने उस शॉप के ओनर के लिए उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया। एट द एंड कोई भी फ़ील्ड हो, कुछ भी काम हो, उसका सिर्फ़ एक ही काम होता है, एक ही यूज़ केस होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम किसी बिज़नेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, यही हर फ़ील्ड का काम होता है। सिर्फ़ डेटा साइंस नहीं, मान लो हम वेब डेव की बात करें, तो वेब डेव क्यों होता है भाई? मान लीजिए कोई कोई लोकल वेंडर था, उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वो चाहता है ग्लोबली अपने काम को शोकेस करना, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करना, तो क्या करेगा? वो वेब डेवलपर को हायर करेगा, एक अपनी वेबसाइट बनवाएगा, जिससे वो ईज़िली अपने आइटम्स को शोकेस कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे ही जब किसी पर्टिकुलर बंदे को अपने डेटा पर रिसर्च करवानी है, उससे कुछ करवाना है, पर्टिकुलर उसके पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन उसे पता नहीं है भाई वो उस डेटा का क्या करे? उसके पास बहुत सारा डेटा था, उसे रिसर्च करवानी है। वो खुद तो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा? डेटा साइंटिस्ट को हायर करेगा, वो उसको एक की इनसाइट्स निकाल के देगा। कैसी की इनसाइट? जैसे अभी हमने देखी ए और बी वाली ये इनसाइट थी, ये भी क्या थी? एक की इनसाइट ही तो थी कि यूज़र बी क्या कर रहा है, यूज़र ए क्या कर रहा है। ऐसे हज़ारों यूज़र्स थे,
उस शॉपकीपर की उस बुक में या जहाँ भी उसने डेटा को स्टोर कर रखा है। लेकिन क्या वो इन पर कुछ ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर पा रहा था? नहीं। लेकिन इसके बाद वो पक्का कुछ ना कुछ करेगा और अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, बढ़ा पाएगा। तो यही होता है डेटा एनालाइज़िंग। और हमने क्या पढ़ा की इनसाइट्स क्या होती हैं। लास्ट और फोर्थ स्टेप क्या बचता है, डू समथिंग ऑन एक्सट्रैक्टिंग द इनसाइट। हमने क्या करा, ये इनसाइट निकाली, डेटा को एनालाइज करके क्या निकाली, इनसाइट निकाली थी ये वाली। और क्या कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं उस डेटा का यूज करके। यहाँ पे एक बहुत फेमस टर्म के बारे में बात करना चाहूंगा मैं, एमएल मॉडल्स। क्या एमएल मॉडल्स, ये तो तुम लोगों ने ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा भाई, मशीन लर्निंग मॉडल्स बना लो। ऐसा मॉडल बना दिया भाई मेरे दोस्त ने, जिसने भाई कैंसर डिटेक्ट कर देता है। ऐसा मॉडल जो कि भाई हाउस प्राइसिंग डिटेक्ट कर देता है, कौन-सा घर कितने रुपए का होगा। ये सारे मॉडल्स ये किससे बनते हैं? इस डेटा से ही तो बनते हैं। हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, कुछ कोड करते हैं, एक मॉडल क्रिएट करते हैं। वो मॉडल क्या करता है, जो हमने डेटा अभी एनालाइज़ किया है, इसके ऊपर ही वो मॉडल बेस्ड होता है और फिर हम इसी डेटा को इसे फीड करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? फीड। इस डेटा के ऊपर हम इस मॉडल को ट्रेन कराते हैं। ये मॉडल इस डेटा को लेता है, कुछ अपनी खुद की एनालिसिस करता है और देखता है क्या सही है, क्या गलत है, उसने कहाँ-कहाँ आउटपुट गलत दिया और इससे क्या होगा, ये सीखता है। ये ऑटोमैटिकली लर्न करता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग लर्न करता है। जैसे तुम इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ऐसे ही ये मॉडल भी कुछ ना कुछ इनपुट लेके कुछ ना कुछ सीख जाता है। और इस मॉडल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रिपिटेशन से बचेंगे। बार-बार थोड़ी हम हर चीज़ के लिए डेटा साइंटिस्ट को हायर करेंगे। मान लो अगली पहली 100 रिपोर्ट्स आई कैंसर की और हमें एक डेटा साइंटिस्ट ने पढ़ के या उसको इनसाइट वगैरह निकाल के बता दिया कि कैसे-कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कौन किसको कैंसर है या नहीं। तो वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर मॉडल क्रिएट कर देगा, तो ये इस चीज़ को वो उसके बिहाफ़ पे कर देगा एंड फाइनली हम इस मॉडल को इनपुट देंगे और बदले में ये हमें आउटपुट में आंसर दे देगा ट्रू या फ़ॉल्स में, कि क्या है, जो पेशेंट था उसको कैंसर था या फिर नहीं। तो यस, इस तरीके से ये काम करता है और यही कहते हैं एमएल मॉडल। तो हमने क्या पढ़े, चारों स्टेप्स देख लिए हमने डेटा साइंस के। अब हम इसके फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, एरिया जहाँ यूज़ हो रहा है, एरिया और आई कैन से एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। सबसे पहले तो ये कहाँ यूज़ हो रहा है? आई कैन से यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम। जो यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, मान लो तुमने आज ये मेरी वीडियो देख रहे हो डेटा साइंस की, तो ये 100% डैम श्योर है कल को तुम्हारी होम पेज पर जो फीड होगी उसमें डेटा साइंस की वीडियो पक्का आएँगी। तो ये कैसे हो रहा है? एक मॉडल है, एक एमएल का मॉडल है यूट्यूब वालों के पास, जो कि कॉन्स्टेंटली यही लिसन कर रहा है, यही देख रहा है कि उसका जो यूज़र है, जो यूट्यूब के यूज़र हैं वो क्या चीज़ देखना प्रेफ़र करते हैं। अगर आप कोडिंग वीडियोज़ देखना प्रेफ़र करते हैं, तो वो आपको कोडिंग की वीडियो शो कराएगा। उससे क्या होगा, आप और वीडियो पे क्लिक करोगे, एक लूप बनेगा, आप वीडियोज़ को लगातार देखते रहोगे और इनसे क्या होगा, जो यूट्यूब है उसका वॉच टाइम बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड को विज़िट करोगे और इवेंचुअली उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एट द एंड क्या हुआ, बिज़नेस इम्प्रूव हुआ। हर एक चीज़ जो भी इस धरती पर स्किल है वो सिर्फ़ इसीलिए ताकि हम किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी का बिज़नेस इंक्रीज़ कर पाएँ, कुछ मीनिंगफुल इनसाइट निकाल पाएँ या फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बताया था वेब डेव कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ऐसे ही डेटा साइंस भी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो या इस वाली वीडियो में ज़्यादा हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने चारों स्टेप्स देखे और हर एक स्टेप के अंदर हम क्या-क्या परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ा और एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ यूज़ होती हैं। तो अगर तुम इस वीडियो को ढंग से समझ चुके हो और यहाँ इस पार्ट तक आ चुके हो वीडियो के, तो तुम लोगों को कमेंट में जाके मुझको सबसे पहले तो एक और एप्लीकेशन बतानी है इसकी। खुद के दिमाग से सोचो तुमने इसकी एप्लीकेशन कहाँ देखी है। मैं तुम लोग को हिंट दे देता हूँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो अब तुम्हें सोचना है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म कैसे एमएल का यूज़ करते हैं। टेंशन मत लो, नहीं बता पाओगे तो मैं अगली वीडियो की शुरुआत में इसका आंसर ज़रूर दूँगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगा। तब तक के लिए अपना दिमाग लगाते रहना भाई और ज़रूर से कमेंट करके जाना और ये भी बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या-क्या कमी है, क्या-क्या मैं सुधार सकता हूँ और कैसे तुम लोगों को और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता हूँ और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा सकता हूँ। वेट दैट्स इट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू एंड सी यू अगेन।